Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. स्टूडेंट्स, आज हम MSc 4th सेम के थर्ड पेपर जो कि इन विट्रो टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसमें हम फर्स्ट थिंग को डिस्कस कर रहे हैं इन विट्रो टेक्निक्स एंड इंट्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. In vitro techniques, firstly we have to know what is tissue culture, a method of biological research in which fragments of tissues from an animal or plant are grown in vitro in artificial medium under aseptic conditions and continue to survive and function. तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं. टिश्यू कल्चर जो होता है, हम प्लांट के किसी भी ऑर्गन से एक सिंपल टिश्यू को लेते हैं और उसे इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी कंडीशन में एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं. तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? टिश्यू कल्चर बोला जाता है. टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री हम देखेंगे. इसमें एक जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, गॉटलिब हर्बर्ट लैंडिट. 1902 में इन्होंने एक सिंगल पैलिसेड सेल्स को लीव्स से आइसोलेट किया था. तो और इसके लिए इन्हें फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर. तो इसका आंसर हर्बर्ट लैंडिट होगा. इसको आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स. इसके टू मेन कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें कि पहला आता है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी मीन्स एबिलिटी टू इनिशिएट सेल डिवीजन फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी टिश्यू ऑफ प्लांट, ability to regenerate lost organs or undergo developmental pathways in response to particular stimuli. And second, totipotency. Totipotency एक important term है. इसका मीनिंग होता है each cell has the capacity to regenerate the entire plant. इसी से टिश्यू कल्चर का जो फंडा है वो डेवलप हुआ है कि प्लांट की जो हर एक सेल होती है उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. तो इस टर्म को टोटिपोटेंसी कहा जाता है. उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हैं टिश्यू कल्चर के, जैसे सेल लाइंस डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स. एक सेल से हम क्या कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं. अनलाइक एनिमल सेल्स, लिविंग प्लांट सेल्स रीडिफ्रेंशिएटेड. जैसे कि एनिमल सेल्स रीडिफ्रेंशिएट होती हैं, उसी तरह से प्लांट सेल भी क्या होती हैं? रीडिफ्रेंशिएट होती हैं. देयरफॉर टिश्यू कैन बी रीजेनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स. एक्सप्लांट मीन्स प्लांट के किसी भी ऑर्गन का कोई पीस है जिसे कि हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट. तो उसके लिए हम साइटोलिडॉन्स को, हाइपोकोटाइल्स को, लीव्स को, ओवरी या प्रोटोप्लास्ट, पीटियोल, रूट, एंथर, किसी भी पार्ट को हम ले सकते हैं एज अ एक्सप्लांट. नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट टिश्यू की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, उसे ग्रो करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम. ये सबसे एसेंशियल चीज़ है. इसको प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप के हिसाब से हम लेते हैं. ये अलग अलग तरह के होते हैं. आगे वीडियोस में हम इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देंगे. नेक्स्ट होता है एसेप्टिक कंडीशंस, स्टेराइल कंडीशंस, as microorganisms grow much more quickly than plant and animal tissues and can overrun a culture. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टिश्यू कल्चर में हमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं उसको एसेप्टिक कंडीशन में बनाना होता है, यानी कि स्टेराइल करना होता है. स्टेराइल मीन्स कीटाणु रहित, उसको हिंदी में बोलते हैं. तो वो अलग अलग तरीक़ों से उसे स्टेराइल किया जा सकता है. इक्विपमेंट्स को भी स्टेराइल करना होता है, हैंड्स को स्टेराइल करना होता है, और जो हम प्लांट पार्ट लेते हैं उसे स्टेराइल करना होता है. इट मीन्स कि हर एक कंडीशन जो होती है वो एसेप्टिक कंडीशन हमें प्रिपेयर करनी होती है. नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर एनवायरनमेंट क्या होता है? जनरल लेबोरेटरी एंड मीडिया प्रिपरेशन रूम. सबसे पहले टिश्यू कल्चर एनवायरनमेंट में हमें किसकी ज़रूरत है? जनरल लेबोरेटरी की ज़रूरत है और एक मीडिया प्रिपरेशन रूम की ज़रूरत है. नेक्स्ट होता है ट्रांसफ़र एरिया. उसके बाद है कल्चरिंग फैसिलिटीज़ या ग्रोथ रूम इसे कहा जाता है. नेक्स्ट है वॉशिंग एंड स्टोरेज रूम, और उसके बाद ग्रीन हाउस एंड कंटामिनेटेड रूम. तो इस तरह से हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है टिश्यू कल्चर के लिए वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट है
माइक्रो प्रोपोगेशन को टिश्यू कल्चर ही कहा जाता है। तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। इट मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है। तो इसमें स्टेज 1 होती है selection and preparation of the mother plant, sterilization of the plant tissue takes place, initiation of culture, explant placed into growth media। यहाँ पे 3 काम किए जाते हैं। सबसे पहले तो मदर प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, देन एक्सप्लांट को ग्रोथ मीडिया में प्लेस किया जाता है। तो ये स्टेप 1 में आपका 3 प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट है स्टेप 2, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। एक्सप्लांट ट्रांसफर टू शूट मीडिया, शूट कैन बी कंसिस्टेंटली डिवाइडेड। जो एक्सप्लांट है उसको शूट मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे कि प्रॉपर शूटनिंग हो जाती है। स्टेज 3 है रूटनिंग, एक्सप्लांट ट्रांसफ़र टू रूटनिंग मीडिया। तो एक्सप्लांट को क्या करा जाता है, प्रॉपर रूट मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी रूट मीडिया और शूट मीडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि ग्रोथ मीडिया में उन्हें मिलाया जाता है, उससे प्रॉपर शूटनिंग और रूटनिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप इसमें होता है ट्रांसफ़र टू सॉइल। जब हमारा टिश्यू से प्लांट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उसे सॉइल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को हार्डनिंग भी कहा जाता है या एक्लेमेटाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें जो इनविट्रो कंडीशन में प्लांट हमने ग्रो करा है उससे या तो इनविट्रो कंडीशन में ही हार्डनिंग किया जाता है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन में, नेचुरल जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पर हार्डनिंग उसकी की जाती है, उसको एक्स विट्रो हार्डनिंग कहा जाता है। तो इस तरह से ये लास्ट स्टेप इसका होता है हार्डनिंग का। अब हम ग्रोथ मीडियम के बारे में देखते हैं। द ग्रोथ मीडियम यूज्ड डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीसीज बीइंग ग्रोन। अब आगे भी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ मीडियम जो होता है वो प्लांट स्पीसीज जिससे कि हमने ग्रो करना है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रोथ मीडियम हमने लेना है। द मीडियम कंटेन्स द फॉलोइंग कंपोनेंट, all the minerals and vitamins needed for plant growth and differentiation, a carbon energy source such as sugar as the plant cannot usually photosynthesize, various growth regulators to encourage cell enlargement, division and differentiation, agar which is used to solidify the medium। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ मीडियम को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इनसे हम इनको मिलाकर एक प्रॉपर ग्रोथ मीडियम को तैयार करते हैं जिसमें कि प्लांट टिश्यूज़ को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको प्लांट ग्रोथ जो मीडियम तैयार किया गया है उसमें मिलाना होता है जिससे कि प्लांट के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि रूटनिंग और शूटनिंग का प्रोसेस होता है। रूटनिंग के लिए क्या होता है, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसको ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है और साइटोकाइनिन जो होता है उसको कम अमाउंट में डाला जाता है, तो प्रॉपर रूटनिंग का प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह से प्रॉपर शूटनिंग के लिए ऑक्सिन का अमाउंट कम कर दिया जाता है और साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा कर दिया जाता है, तो उससे प्रॉपर शूटनिंग हो जाती है। और जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का अमाउंट इक्वल रहता है तो वो कैलस का डेवलपमेंट कर देता है। तो इस तरह से ये कुछ ग्रोथ हार्मोन्स थे जो कि टिश्यू के प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है हार्मोनल बैलेंस करके। नेक्स्ट होता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें कि एक्सप्लांट जिसे कहा जाता है, ये पहले भी डिस्कस किया है हमने। एक्सप्लांट क्या होता है, पूरे प्लांट का कोई भी एक प्लांट पीस जिससे कि हमने क्या करना है, टिश्यू को कल्चर करना है, एक नए प्लांट को डेवलप करना है। इसमें हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं, जैसे टिप बड है, लीफ है, ऑक्सिलरी बड है, इंटरनोड्स हैं, रूट का पार्ट है, कोई भी पार्ट हम लेंगे जिसको कि एज एक्सप्लांट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। इट मीन्स कि टिश्यू कल्चर किस किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे इसमें होता है सीड कल्चर, मेरिस्टीम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सेल कल्चर, बर्ड कल्चर, ऑर्गन कल्चर, कैलस कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट ले लिया, सीड है, एम्ब्रियो है, कैलस है, ऑर्गन है, बर्ड है, सेल कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट है या मेरिस्टीम है, इन सब से मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। द इन विट्रो वर्क्स आर कैरिड आउट इन अ टेस्ट ट्यूब, डिस्क और फ्लास्क। इट मीन्स आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हम प्लांट ले रहे हैं उससे बाहर
इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन में उसे ग्रो किया जाता है। हेंस इन विट्रो टेक्निक्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। टिश्यू कल्चर वर्क इज कन्फाइंड टू प्लांट्स। टिश्यू कल्चर क्या है, प्लांट्स के लिए ही अभी तक लिमिटेड है। द नेक्स्ट स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे बार बार, इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं दो या दो से अधिक टाइप ऑफ सेल्स में, टिश्यूज़ में या ऑर्गन्स में, जो कि आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टर्म है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू फ्रॉम द हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू से अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन जब होता है, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टर्म है री डिफरेंशिएशन। द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। जो डी डिफरेंशिएट सेल्स हैं वो अपनी क्या कर देती हैं, डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देती हैं एंड बिकम्स मैच्योर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यहाँ पर क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ सेल्स हो जाता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होती हैं। सच टिश्यूज इज सेड टू बी रीडिफरेंशिएटेड एंड द प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टर्म है रीजेनरेशन। फॉर्मेशन ऑफ एन एंटायर प्लांट फ्रॉम कल्चर्ड एक्सप्लांट डायरेक्टली और वाया कैलस इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रीजेनरेशन। एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन कल्चर्ड एक्सप्लांट से या फिर कैलस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस। ये मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन किया था। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स और शूट्स फ्रॉम सेल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक ऐसा टर्म है जिससे कि टिश्यू कल्चर का आइडिया डेवलप हुआ था। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है फिनोमिनन ऑफ रीजनरेशन ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू होल प्लांट। जो प्लांट की सेल है उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है और वो एक होल प्लांट को डेवलप कर सकती है, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियोनिक सेल दैट कैन बी अ जाइगोट or an undifferentiated callus cell. Embryo developing from zygotes are called zygotic embryos, while those derived from somatic cells are called somatic embryos. ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं यहाँ पे जिसमें कि रीजेनरेशन को शो किया गया है, एम्ब्रियोजेनेसिस को शो किया गया है और ऑर्गेनोजेनेसिस को शो किया गया है। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन विट्रो कल्चर्स। इन विट्रो कल्चर एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ टिश्यू, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो मेन मदर प्लांट होता है उसमें से टिश्यू को आइसोलेट किया जाता है। वो किसी भी पार्ट से हम आइसोलेट कर सकते हैं, आइदर लीफ, स्टेम, बर्ड, etc. The isolated tissues are sterilized and then grow on culture medium. स्टेरिलाइजेशन का जो स्टेप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में। अगर कोई भी कंटामिनेशन हमारे इस प्रोसेस के बीच में आ जाता है तो हमारा टिश्यू कल्चर जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सो द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यूज शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज फ्री पोर्शन। एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम प्लांट ले रहे हैं उसमें से जिस पार्ट से हम टिश्यू कल्चर के लिए एक्सप्लांट को ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है रीजेनरेशन एंड कैलस फॉर्मेशन। Tissues proliferate on the callus medium and give rise to a mass of cell called callus. Callus क्या callus किसको कहा जाता है, unorganized tissue mass growing on solid substrate, that is called callus. Next step होता है embryogenesis. The process of formation of somatic embryos from the callus is called embryogenesis. Sometimes somatic embryos are not formed, somatic buds are formed which germinate, give rise to plant. Next, organogenesis. The process of differentiation of shoot or root from the somatic embryo is called organogenesis. Sometimes a complete plant develops directly from the somatic bud. The plant thus obtained are transferred after some time to procure from culture medium. नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं।
ग्रोथ मीडिया मीन्स वो न्यूट्रिएंट मीडिया जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर को प्रोसेस को कर रहे हैं। उसके अंदर मिनरल्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, कार्बन सोर्स है और हार्मोन्स है। इन सब का सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, एक बैलेंस अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि टिश्यू में प्रॉपर रूटनिंग, प्रॉपर शूटनिंग और प्रॉपर ऑर्गेनोजेनेसिस हो सकती है। अगला फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसके अंदर लाइट है, टेम्परेचर है और फोटो पीरियड है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको हम इन विट्रो कंडीशन में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और एक्स विट्रो कंडीशन में ये क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। एक्सप्लांट सोर्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यूजुअली द यंगर, लेस डिफ्रेंशिएटेड द एक्सप्लांट, द बेटर फॉर टिश्यू कल्चर। अगला होता है जेनेटिक्स। डिफरेंट स्पीशीज शो differences in amenability to tissue culture. In many cases, different genotypes within a species will have variable response to tissue culture. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो टिश्यू कल्चर को अफेक्ट करते हैं। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने टिश्यू कल्चर की बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ली, कुछ टर्म्स देखे, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे और टिश्यू कल्चर में ग्रोथ मीडियम वगैरह के बारे में जानकारी दी थी। तो इस तरह से ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टिश्यू कल्चर है। अगले लेक्चर में हम इससे आगे का देखेंगे, हार्डनिंग का प्रोसेस देखेंगे, इन विट्रो एक्स विट्रो हार्डनिंग के बारे में समझेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन विट्रो एक्स विट्रो हार्डनिंग को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।